सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये यूट्यूब की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी वीडियो है एंड मोस्ट एनालाइज्ड वीडियो भी होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यार, देखो ऐसी वीडियो ना पूरी यूट्यूब पे तुम्हें कहीं भी नहीं दिखने वाली। जिस एनालिसिस के साथ, जिस स्ट्रेटजी के साथ मैं इस वीडियो में आपके साथ आया हूँ ना, ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी गाइडेंस, ऐसी एनालिसिस आपको कहीं नहीं दिखने वाली दूसरी जगह। तो मैं पहले तो यार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो ना तो इस वीडियो को देखो। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर तुम इसका 1 मिनट भी स्किप करते हो ना तो यू लूज योर डिजर्व परसेंटेज, राइट। क्योंकि तुम 1 मिनट भी स्किप नहीं कर सकते इस वीडियो को। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी में हो, तो इसे 1.5 1.75x पे देख लो, मैं उससे मना नहीं कर रहा। बट 1 मिनट भी अगर आप स्किप कर रहे हो ना, देन यू आर लूजिंग ऑफ मार्क्स। ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपको देखनी है ना तो फुल देखो। आधी अधूरी अगर देखनी है तो मत देखो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बता रहा हूँ कि अगर देखनी है तो फुल देखना, ठीक है। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी खिंच जाएगी थोड़ी। इसमें मैं बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप अपना क्लास 10th का जो है ना वो स्टार्ट कैसे करेंगे। क्योंकि आप 9th से 10th में तो आ गए हैं, 9th से आप 10th में आने वाले हैं इस साल, मतलब आ गए हैं। और आप 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप अब देखो, 10th तो ऐसा है नहीं कि इसके पहले भी आपने 10th जैसा एग्ज़ाम दिया है, नहीं। आपके सामने ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जब आपका एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड लेगा। मतलब अभी तो आप जितने भी एग्ज़ाम देते थे वो आपका स्कूल लेता था, आपका स्कूल एग्ज़ाम लेता है, एग्ज़ाम का पेपर बनाता है, सारा मार्क्स वार्क्स वही दे देते हैं। तो ऐसी टेंशन कुछ रहती नहीं हमारे 9th के पहले तक। देखे किसी बच्चे के माइंड में कोई भी टेंशन नहीं होता कि यार एग्ज़ाम से भी डर होता है, नहीं। लेकिन 10th एक ऐसा आ जाता है ना क्लास हमारे सामने, जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि लाइक 10th बोर्ड आ गया, अब इसमें सीबीएसई बोर्ड पेपर बनाएगी, सीबीएसई बोर्ड चेक करेगी, फिर अब बहुत ही हार्ड चेकिंग होगी, मैं फेल हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम अपना डर निकाल लो मन से। क्योंकि 10th क्लास जो है ना आपकी, 10th क्लास, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 10th क्लास आपकी मोस्ट ईजी क्लास है। जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी है ना, उससे मोस्ट इजी क्लास आपकी होने वाली है 10th क्लास। क्योंकि 10th क्लास एक ऐसी क्लास होगी ना जिसमें आप मौज मस्ती करोगे, जिसमें आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज बनेगी एंड आप पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल पे करोगे। एंड ऐसे ही हंसते खेलते आप बहुत ही अच्छे से, अगर मेरी गाइडेंस सुनते हो ना, तो आप मौज मस्ती के साथ बहुत ही अच्छा परसेंटेज, बहुत ही अच्छा बोलने का मतलब 95 to 98 परसेंटेज आप लाओगे, ठीक है। और ये परसेंटेज यार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप लोग को मन में ये भी आ रहा होगा कि यार 95 ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया भैया, ये तो हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि आज तक तो हमने इतना परसेंटेज देखा ही नहीं अपने 1 to 9th क्लास तक। कभी इतना परसेंटेज तो हमने देखा ही नहीं भैया कि 95% भी कुछ होता है। हमने तो इतना कभी स्कोर ही नहीं करा। तो मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं भाई, अभी तुम्हारे पास चांस है ना। 10th का तुम एग्जाम दो, उसमें 95 स्कोर करो। क्योंकि 10th में जब तुम 95 स्कोर करोगे तो तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी फैमिली में जो इज्जत बढ़ने वाली है ना, वो तुम सोच नहीं सकोगे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड पे 95% दिखेगा ना, उस दिन तुम्हारी जो इज्जत बढ़ेगी सोसाइटी में, सोसाइटी की आंटीज जो तुम्हें इज्जत देंगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते अभी, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन करो वो चीज़ अभी, एंड उसी को मोटिवेशन बना के पढ़ो यार। बस रेस्पेक्ट के लिए मुझे 95% लाना है एंड खुद को प्रूव करने के लिए लाना है। क्योंकि देखो, अगर आप 1 to 9th ऐसे बच्चे हो कि 99% स्कोर करते आ रहे हैं, फिर तो आप 95 स्कोर करोगे 10th में, तो ये आपके लिए भाई गलत बात है, आपके लिए थोड़ी सी शर्मनाक बात हो जाएगी कि भाई 1 to 9th 99 करा और 10th में 95 कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो जिसने 1 to 9 कभी 90 पार ही नहीं किया, ठीक है, 90% तो कभी देखा ही नहीं, और 10th में अचानक से ऐसा बच्चा जब 95% ला दे, तो फिर वो बच्चा ना खुद से मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है लाइफ में ना कि मतलब उसके लिए आगे की चीज़ें बहुत ही ईजी होने लगती है। लाइक एक जो सेल्फ डाउट होता है ना बच्चे के मन में, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा भैया कि जो 10th का एग्ज़ाम है, 10th क्लास है, वो मोस्ट ईजी होने वाली। भैया आप पागल हो गए हो क्या? मैं कह रहा हूँ हाँ, मैं पागल हूँ। क्यों भैया? मोस्ट इजी जो है 10th कैसे हो सकता है भैया? मैं पहली बार बोर्ड दूंगा इस बारी, और पेपर भी हमारे स्कूल में नहीं बनेगा। स्कूल वालों के हाथ से सारा
जो है जिम्मा छीना जाएगा, मतलब ठीक है, सारा जिम्मा छिन जाएगा एंड सारी चीज़ें बोर्ड के पास होगी भैया। तो ये तो बहुत ही हार्ड एग्जाम होने वाला है। आप कह रहे हो मोस्ट ईजी है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। मैं इसके लिए आपके लिए प्रूफ लेके आया हूँ। ये देखो, ये साइंस का सिलेबस में लेके आया हूँ आपके सामने। ये क्या है, ये हमारा है क्लास 9th, ठीक है। देखो आप एक सेकंड, ये हमारा क्लास 9th का सिलेबस है। क्लास 9th में आपने मोशन पढ़ा होगा फिजिक्स में, एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, बायो में सेल टिश्यूज, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा है, ठीक है। अब आप 8th में थे तो आपने ऐसे चैप्टर कभी सुन भी रखे थे नाम कि मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ऐसे चैप्टर होते हैं, इतने बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। लाइक अगर कोई हम रेफरेंस बुक से पढ़े तो ये एक एक चैप्टर हमारा 10-10 20-20 पेजेस में दिया होता है। आपने अभी ऐसा कभी सोचा था 9th में आने के पहले, और ना ही आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। तो 9th में आप आए तो अचानक से डर के, भाई इतना बड़ा बड़ा भी चैप्टर पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा भी सिलेबस होता है, ठीक है। तो ये देख के आप डर गए। और वाकई यार देखो, ये जो मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, ये फिजिक्स के पार्ट है ना। अगर आप आगे जाते हो 11th-12th क्लास में, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जेई नीट वगैरह की, तो आप देखेंगे ना ये मैकेनिक्स में आता है हमारा मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट पोर्सन माने जाते हैं हमारे फिजिक्स के, ठीक है। और वो आप 9th में पढ़ रहे थे, तो यार टफेस्ट तो आप 9th में पढ़ रहे थे। अब 10th की बात करो, 10th में आप पढ़ोगे लाइट, ह्यूमन आई, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप बोलोगे भैया क्या ये हार्ड चैप्टर्स नहीं है? मैं कह रहा हूँ है, बिल्कुल है, बट उतने हार्ड नहीं है जो आपने 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। 9th में आप जो चैप्टर पढ़ के आए हो ना, उनसे रिलेटिवली इजी चैप्टर आने वाला है भाई तुम्हारा ये। जब आप पढ़ने जाओगे ना लाइट, ह्यूमन आई, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे 9th में, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे भैया हमने तो 9th अच्छे से करी नहीं, हमें तो 10th समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि 9th तो 10th से रिलेटेड होता है। मैंने कहा भाई मेरे, ऐसा तुम्हें किसने बोला? अगर किसी टीचर ने बोला तो भाई वो पूरी तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अगर किसी बच्चे ने तुम्हें बोला तो वो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि 9th और 10th में कोई रिलेशन ही नहीं है मेरे भाई। और तुमने 9th पढ़ी भी नहीं है ना, जीरो है, जीरो तुम्हारा 9th है, ठीक है। फिर भी तुम 10th आसानी से समझ जाओगे और पूरा समझ जाओगे, और इस लेवल पे समझ जाओगे कि तुम 95% आराम से स्कोर कर दोगे भाई, आराम से, ठीक है। अब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप कुछ भी बोल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं, ये रियलिटी है, ऐसा आप कर सकते हो। बस इन सब करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि हमारे मन में सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट अगर हो गया अभी, अगर हमारे मन में सेल्फ डाउट अभी हो गया ना, फिर आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, कितने भी अच्छे, आप 99% वाले हो, फिर भी आप अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। मन में सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। और ये सेल्फ डाउट होता क्यों है? ये सेल्फ डाउट हमारे टीचर क्रिएट कर देंगे कि क्लास 10th बहुत ही हार्ड है, देखना आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। हमारी सोसाइटी बना देगी कि बच्चा क्लास 10th में आ गया, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है, देखना बोर्ड एग्जाम बहुत ही हार्ड होता है, तुम फेल कर जाओगे अगर ऐसे ही पढ़ते हो। तो ये जो हाइप बना दिया ना सोसाइटी ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, यही तो सेल्फ डाउट का रीजन है भाई, यही है सेल्फ डाउट का रीजन। और इससे आपको बचना है, और इससे बचाने में आया हूँ आपको, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, एक एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन करोगे, क्या स्ट्रेटेजी आप रखोगे ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली, देखो इस वीडियो में हम पहले क्या देखने वाले, कंटेंट के ऊपर हम देख ले एक बारी। तो कंटेंट इस वीडियो में हमारा रहने वाला है, पहले तो हम स्ट्रेटेजी देखेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी क्लास 10th एग्जाम के लिए, ठीक है। सेकंड आता है हाउ टू टैकल डिस्ट्रैक्शन। देखो भैया आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर आप 95% स्कोर करोगे तो भाई छोटा स्कोर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं पढ़े और आपका 95% आ गया, ऐसा भी नहीं होने वाला, ठीक है। इससे तो आप इस रियलिटी से तो वाकिफ होगे ना, क्योंकि बिना पढ़े तो कुछ आने वाला है नहीं, बिना अगर नहीं पढ़े तो भाई 60% स्कोर करना भी मुश्किल है, ठीक है। इसलिए पढ़ोगे। अच्छा, अब आप जब पढ़ोगे तो आप डिस्ट्रैक्शन आपके स्टडी में ज़रूर आएगी कि कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी सोचते हैं चलो यार दोस्तों के साथ थोड़ा घूम है, थोड़ा इसे बातें कर ले, थोड़ा इधर कर ले, थोड़ा उधर कर ले, कोई बंदी बंदी बना ली अगर क्लास 10th में, तो ये सब चीज़ें मतलब डिस्ट्रैक्शन आने वाली है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो इससे तुम टैकल कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारा है हाउ टू बी कंसिस्टेंट। अब देखो मैंने आज तुम्हें ये वीडियो दिखाई है,
अब आप इतने मोटिवेट हो गए ना कि आज जाके आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली, ठीक है। अगले दिन फिर क्या हुआ, सारा मोटिवेशन उतर गया, आपने 10 मिनट भी नहीं पढ़ा। फिर अगले दिन 5 मिनट भी नहीं पढ़ा। फिर चौथे दिन तो आपने सोचा कि अरे यार आज तो रेस्ट का दिन है, छोड़ो कल पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे हालत रही ना, फिर आपका ये 10 घंटा ना बेकार हो गया। ये 10 घंटा आपने पढ़ा तो, बट एक वर्थ इट हुआ ही नहीं। तो इसलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो आप चाहे आपका टीचर आपको सिलेबस 2 बार पढ़ा दे, 3 बार पढ़ा दे, 4 बार पढ़ा दे या 10 बार पढ़ा दे, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे उस सिलेबस का और उस पर क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी है क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे, लाइक बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है, अगर आप PYQs अच्छे खासे नहीं कर रहे हो ना, देन यू आर आउट मैन। अगर आप PYQs नहीं कर रहे हैं, सैम्पल पेपर नहीं लगा रहे हैं, तो फिर आप ये 90% 95% का सपना ना सपना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप एक पेपर लो, ठीक है। आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हो आप एक पेपर निकालो, एक पेन लाओ, ठीक है। और मैं जो जो बोलने वाला हूँ ना, जो पहले वो आंख बंद करके लिखते जाओ इस पेपर पे। बाद में सोचना कि भैया ने सही बोला गलत बोला, जो भी बोला। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम नोट करते जाओगे, बिना किसी हेजिटेशन के नोट करोगे पहले, ठीक है। और बाद में इस पे तुम सोचना, क्योंकि अगर आप सोचने पे लग गए अभी ना, फिर आप ये क्वालिटी वीडियो मिस कर दोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम पहला स्ट्रेटजी अपना देखने वाले हैं। तो पहले तो आप वीडियो देख रहे हो जब, तो आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चन पूछना बहुत ही जरूरी है। देखो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बुक पढ़ रहा था, बहुत ही फेमस बुक है। तो उसमें लिखा था कि ना कि क्लैरिटी जो है ना, क्लैरिटी, हमारे अंदर क्लैरिटी ही नहीं होती है, जिसकी वजह से हम मोस्ट टाइम फेल होते हैं। फेल और सक्सेस के बीच का एक जो मेजर हमारा हिस्सा है ना, ये क्लैरिटी है। और ये क्लैरिटी ही हमारे अंदर नहीं होती है। और अब पता है आपको एक डाटा बताता हूँ मैं कि ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव क्लैरिटी इन देयर माइंड अबाउट देयर गोल। मतलब उन्हें क्या करना है लाइफ में, ओनली 3% लोग ऐसे हैं भाई, ओनली 3% इस वर्ल्ड में जिनके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हम कैसे अपने गोल तक पहुंचे, ठीक है। तो क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यही मेजर रोल प्ले करती है आपके फेलियर और सक्सेस में। तो अभी अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो आप। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछो कि आपको जाना कहाँ है। लाइक अभी आपका टारगेट जाना, मतलब ये मत सोच लेना कि मेरे को मनाली जाना है, शिमला जाना है, ऐसे वाला जाना नहीं, ठीक है। अपने आप से पहला क्वेश्चन पूछो कि मुझे जाना क्या है, मतलब मेरा एंड गोल क्या है। तो अभी आपके लिए एंड गोल तो यही है कि मेरे को क्लास 10th में 95%, 97%, 98% ऐसे मार्क्स स्कोर करना, ठीक है। तो अभी आप पेपर पे लिखो, आपने जो पेपर लिया ना, आप उस पर लिख दो कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को 98% मार्क्स स्कोर करना है इस बार के बोर्ड्स में, ठीक है। आप लिखो इसे, लिख लिया। अगर आप नहीं लिख रहे हो ना, तो मैं ये भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप नहीं लिख रहे हो ये बात, तो आपके नहीं आने वाले भाई। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख के भी अगर आप अभी सीरियस नहीं हो ना कि आपसे लिखा नहीं जा रहा, तो फिर आप ऐसे ही टालते रह जाओगे, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे और एट द एंड फिर आप पछताओगे, रिग्रेट होगा आपको। तो पहले आप लिखो आपका जो भी है ना गोल, जैसे कुछ का 95 होगा, कुछ का 98 होगा, कुछ 99 वाले भी होंगे, तो आप लिखो, आप पेपर पे लिख लो। लिख लिया आपने, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से पूछो, वेयर आर यू नाउ, मतलब अभी आप क्या कर रहे हो। अभी आपके 9th क्लास में जितने परसेंटेज बने हो, 60, 65, 50 भी बने हो, इवन 70, 75 जो भी परसेंटेज बने हो, बस आप वो अपने आप माइंड को रिमाइंड कराओ कि मेरे को 9th में इतना परसेंटेज मिला है, ठीक है। और मेरे को 70 से 95 पे जाना है, मेरे को 75 से 98 पे जाना है, मेरे को 60 से 95 पे जाना है, ठीक है। ये आप देखो, ठीक है। आपने रिमाइंड करा लिया कि आप अभी हैं कहाँ, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो ना। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछोगे आप, थर्ड क्वेश्चन आप ये पूछो कि हाउ विल यू रीच देयर, आप वहाँ पहुँचोगे कैसे, ठीक है। अब कैसे पहुँचोगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि हाउ विल यू रीच देयर, आप वहाँ कैसे पहुँचोगे। क्या आप रोज बिना पढ़े वहाँ 95% स्कोर कर लोगे,
रोज 30 मिनट पढ़ के क्या आप 95% स्कोर कर लोगे? ये आप अपने आप से सवाल पूछो। अगर आपको उसका आंसर मिल गया देन इट्स वेल एंड गुड, और आप उस पेपर पे लिखो कि हाउ विल यू रीच देयर। ठीक है, अब मैं आपको मेथड बताऊंगा कि हाउ विल यू एक्चुअली रीच देयर। ठीक है, ये देखो ये एनालिसिस है ना, ये बहुत ही तगड़ी एनालिसिस है भाई, बहुत ही तगड़ी। अगर आपने ये एनालिसिस खुद से कर लिया ना, तो चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे, 10th दे, अभी 11th आने वाले दिनों में दे, 12th दे, जेई दे, नीट दे, एनडीए दे, गेट दे, कोई भी एग्जाम दे आप ना, अगर आपने ये एनालिसिस करना सीख लिया ना, तो भाई आपको सक्सीड होने से लाइफ में कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पहले आप यहाँ ऐसे 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको। तो एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। ठीक है, तो आप पहले यहाँ नोट डाउन करो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आप, कई लोगों की स्ट्रेंथ होगी कि मैं 4 घंटे बिना उठे, बिना मतलब 4 घंटे कंटिन्यूस पढ़ सकता हूँ बिना किसी मेजर ब्रेक के, मतलब बिना उठे। ऐसे देखो 4 घंटे लगातार मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, आप बीच में 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 4 घंटे में पढ़ सकता हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ अगर है कि मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा ब्रेक लेके, उठूंगा नहीं लेकिन बस ब्रेक के लिए उठूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने 2 मिनट पढ़ा, फिर दोस्त का मैसेज आ गया, उससे 15 मिनट बातें कर ली, एंड फिर अगला 1 मिनट पढ़ा, तब तक बंदी का कॉल आ गया, फिर 2 घंटे निकल गए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी स्ट्रेंथ है ना, पहले आप यहाँ नोट डाउन करो। हर लोगों की आपकी अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, आपकी वीकनेस क्या है, आप उसे यहाँ लिखो कि आपकी वीकनेस क्या है। जैसे मुझे, अगर आपको लिखना हो कि मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, अगर किसी भी मेरे दोस्त का मैसेज आया तो मैं उसी में उलझ जाता हूँ, फिर मैं उसी में रह जाता हूँ। ठीक है, कईयों की वीकनेस ये हो सकती है कि मेरे से ना लॉन्ग टाइम बैठा नहीं जाता भैया। कई की वीकनेस वो हो सकती है कि भाई मेरे से सोशल मीडिया की एडिक्शन ना बहुत ही ज़्यादा है, मैं उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी आपका वीकनेस है ना, आप यहाँ लिखो। आप ऐसे, आपने ऐसे 4 बॉक्स जरूर बनाने होने चाहिए। ठीक है, और उसमें अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने लिख लिया। थर्ड, आप आओ अपॉर्चुनिटी पे। अपॉर्चुनिटी तो आप अभी लिख नहीं पाओगे, लेकिन आप ये जरूर लिखो कि अगर मेरे को 95% लाना है ना बोर्ड में, जो आपका गोल है, ठीक है, उसके लिए अगर मेरे को जो जो भी स्मॉल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जैसे लाइक भैया ने अगर कोई अच्छी वीडियो ला दी, कोई अच्छा फिर से मेथड बता दिया 95% स्कोर करने का, तो मैं वो जरूर देखूंगा। अगर भैया ने कोई ऐसी वीडियोस ला दी, वन शॉट, या फिर ऐसे कोई डिटेल वीडियोस ला दी जिसमें बहुत ही अच्छे से टॉपिक को समझाया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हो, तो मैं वो वीडियो जरूर देखूंगा। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है मेरे पास, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बस मेरी वीडियोस देखो, कहीं से भी तुम्हें कोई भी चैनल, कोई भी बंदा पढ़ा रहा हो ना, अगर तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कहीं से भी, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखो आज के समय में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज़्यादा है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि भैया मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बस आपको करना क्या है, राइट टाइम पे आपको उसे ग्रैब करना है। ठीक है, तो ये लिखो कि भैया जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना, मैं उसको तुरंत से पकड़ लूंगा, मैं उसे मिस होने ही नहीं दूंगा। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा आप लिखो कि मेरा थ्रेट क्या है। थ्रेट मीन्स भैया, अब ऐसा नहीं कि भैया थ्रेट ये है कि मेरे को कोई डेथ थ्रेट दे देना तो मैं डर जाता हूँ, नहीं। थ्रेट मीन्स आपका ये होना चाहिए कि मुझे इन इन चीज़ों से दिक्कत होती है। ठीक है, इन इन चीज़ों से दिक्कत है, ये आप इसमें थ्रेट में लिखोगे। अच्छा, अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया आपके पेज पे, अगर भाई आपने एनालिसिस कर लिया, तो आपके पास ऐसा कॉलम मतलब बन गया होगा बॉक्स। ठीक है, अब आप आगे आ जाइए। सेकंड चीज़ हमारा जो आता है ना, वो आता है, सॉरी, फर्स्ट चीज़ जो हमारा आता है पहले, वो आता है कि नो द सिलेबस। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, आपको अगर उसका सिलेबस ही ढंग से ना पता हो, आपको यही ना पता हो कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किससे हमारा प्रूफ आएगा, किस चैप्टर से प्रूफ्स आने हैं, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने हैं, किस चैप्टर से हमारा वो शॉर्ट आंसर्स आने वाले हैं, किस चैप्टर से मतलब लॉन्ग आंसर्स आने वाले हैं, किस टॉपिक से। ठीक है, अगर आपको यही अच्छे से नहीं पता है, तो फिर आप ऐसे तो बस पढ़ते जाओगे, फिर वही होगा, आप 10 घंटे दिन के पढ़ रहे हो, फालतू जा रहा है आपका वो, बस फालतू जा रहा है, कोई फायदा नहीं। तो पहली चीज़ है कि भाई आप सिलेबस अच्छे से जानो। देखो, द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न भी आना चाहिए कि यार 2 मार्क का मेरे कितने क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 3 मार्कर अगर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 4 मार्कर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 5 मार्कर अगर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, थॉरली आप इससे समझना।
इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ इच सेक्शन एंड क्रिएट अ स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वैसे बनाओ एंड उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान क्रिएट करो, ठीक है, उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान क्रिएट करिए। अच्छा, सेकंड चीज़ आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखो भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, लाइफ के किसी फेज में हो आप, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट है क्या, तो देखो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, मैंने जैसे बताया अभी, यू नीड टू एलोकेट सफिशिएंट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट, क्रिएट अ शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। ओके, ऐसा नहीं है कि भैया मेरे को साइंस में बायो बहुत ही अच्छी लगती है, मैं तो बस बायो ही पढ़ूंगा, तो बस बायो पढ़ने से तुम्हारा 80 मार्क्स तो आने नहीं वाला है साइंस में, ठीक है, तो अपनी भावनाओं को थोड़ी सी साइड में रखो एंड तुम ऐसे पढ़ो जिससे कि तुम्हें मार्क्स पूरे के पूरे मिले। भाई 80 के 80 मार्क्स तुम्हें कैसे मिले, उसके लिए तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी एंड बायो भी पढ़ना पड़ेगा। केवल बायो पढ़ के तो 80 मार्क्स आ नहीं जाएगा ना, तो आपको और आपको ये भी देखना है कि मेरे को फिजिक्स कितने पढ़ने हैं, फिजिक्स 1 घंटा पढ़ना है, केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ना है, बायो ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटा पढ़ूँ, नहीं, आप इक्वल टाइम दो इस सब्जेक्ट को, ईच सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दो एंड उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान क्रिएट करिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊंगा मैं कि आप इस वीडियो के बाद ना एक अपना स्टडी शेड्यूल आप जरूर बनाइएगा कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने घंटे ये पढ़ना, उसको जरूर से बनाइएगा। और अगर आप चाहे तो आप में इंस्टा पे आप भेज सकते हैं मेरे को वो अपना शेड्यूल, ठीक है, इस मैथ्स ईजी पे आप यहाँ पे मेरे को आप वो शेड्यूल भेज दीजिएगा _maths_easy पे, ठीक है, मैं आपका शेड्यूल वहाँ देखूंगा और आपको अगर कोई गाइड करना होगा तो मैं गाइड भी कर दूंगा वहाँ, ठीक है, तो आप शेड्यूल जरूर से बनाइएगा। अच्छा, अब आप भैया नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि हाउ टू टैकल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मेजर प्रॉब्लम है यार, आधी जनता, देखो मैंने बताया ना, ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव क्लियर थॉट अबाउट देयर गोल, मतलब 97% जनता ऐसे बेकार घूम रही है कि यार कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में। तो आपको ऐसे नहीं रहना, आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए भाई कि मुझे ऐसे ही जाना है, इस पाथ से जाना है। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई ना, फिर आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई नहीं रोक सकता भाई मेरे। तो आओ, हाउ टू टैकल डिस्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, पहले आइडेंटिफाई करो कि मेरा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है क्या, मैं किस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। किसी के लिए सोशल मीडिया हो सकता है, लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ के लिए मैंने जैसे ही बताया कि बंदी बंदी हो सकती है, अगर गर्लफ्रेंड बन गई है फिर गर्लफ्रेंड के पीछे घूम रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। कुछ के लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं यार, फ्रेंड्स भी तुम्हारे सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होते हैं। देखो फ्रेंडशिप होना अच्छी बात है, और देखो मैंने पहले ही बताया कि क्लास 10th तुम्हारी ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें तुम्हारी गुड मेमोरीज बनेंगी। इसके बाद तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर आने ही वाला है, लेकिन क्लास 10th तुम्हारी ऐसी क्लास होगी जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी मेमोरीज बनने वाली है, लाइफ की अच्छी मेमोरीज, लाइफ की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज आपकी इस क्लास में बनने वाली है। तो मौज मस्ती तो होनी चाहिए, बट उसके लिए आप एक लिमिटेड टाइम रखो। आप बोल दो ना अपने दोस्तों से, भाई देख मैं रात के 7 से 10 पढ़ता हूँ, मुझे 10th लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, तो आप अपने दोस्तों को बोलो कि भाई मैं रात के 7 से 10 पढ़ता हूँ, उस टाइम मेरे को कॉल मैसेज या फिर कुछ भी मत किया कर, मेरे को उस टाइम बस पढ़ने दिया कर। या फिर अगर आपके दोस्त नहीं मान रहे हैं तो आप क्या करो, आप अपना फ़ोन डीएनडी में लगा लो, 7 से 10 आप ये कर सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अभी तो आपके पास आपका प्राइवेट फ़ोन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप अपने पेरेंट्स को दे दो, क्योंकि अगर आपके पास अभी से आपका प्राइवेट स्मार्टफोन है ना, फिर आप खतरे की घंटी लेके घूम रहे अपने साथ, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी आपका प्राइवेट फ़ोन है तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को दे दो उस फ़ोन को, और आप तभी यूज़ करो जब आपको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। और आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हो फिर तो मैं क्या ही आपको बोलूँ, लेकिन ऐसा कर रहे हो, अगर ऐसी चीज़ें तुम करोगे ना तो आप अपनी जो गोल के बहुत ही नज़दीक जाते जाओगे। ये एक एक सिंपल पॉइंट्स ऐसे मेजर पॉइंट है ना, इतने इम्पैक्टफुल पॉइंट है कि इस एक एक पॉइंट से आप अपने गोल की तरफ एक एक कदम रखोगे, ठीक है। देखो कोई 95% स्कोर करता, 98% स्कोर करता ना, वो एक दिन में स्कोर वो नहीं आता, वो स्कोर आता है पूरे साल की प्रोसेसिंग से वो स्कोर आता है, ठीक है। लोगों को लगता है यार इसने पढ़ा नहीं, बस रिजल्ट वाले दिन पेपर वाले दिन गया कुछ भी लिख के आ गया 98% आ गया। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो बिल्कुल ही गलत हो।
ये जो 90% 98% आया है ना, इसके पीछे पूरे एक साल की प्रोसेसिंग है। पूरे एक साल में ये रिजल्ट बनता है, एक दिन में ये रिजल्ट नहीं बनता। ठीक है। और एक एक स्टेप, यही एक छोटे छोटे स्टेप जो आप नज़रअंदाज करते हो ना, उस और वो बच्चा जो इस चीज़ को देखता है और नज़रअंदाज नहीं करता है, वो आपसे एक्सेल कर जाता है, आप पीछे रह जाते हो। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप आइडेंटिफाई करो अपने सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन को एंड उसे रिमूव करने का ट्राई करो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए? यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत ही इम्पैक्टफुल टेक्निक है, बहुत ही इम्पैक्टफुल। ठीक है। दिस मे चेंज योर लाइफ एंड द वे यू आर लिविंग। देखो इस बच्चे ने क्या करा है, अपना यहाँ शेड्यूल बनाया, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। मतलब आप इसमें करते क्या है कि आप अपना टाइम ब्लॉक करते हैं। जैसे कि मेरे को 7 से 8 अगर फिजिक्स पढ़ना है, या फिर साइंस, मतलब अभी फिजिक्स क्या ही आपके लिए, बस फिजिक्स तो हो नहीं सकती। आपको अगर साइंस पढ़ना है, ठीक है, तो आप 7 से 8 लगा लिए कि मेरे को साइंस पढ़ना है। ठीक। फिर आया कि मेरे को 8 से 9 ना मैथ्स पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे आप, और ऐसा है कि 9 से 9:20 तक मेरे को ब्रेक लेना है, 9 से 9:20 तक मेरे को ब्रेक लेना है, एंड फिर से मैं 9, 9:30 से या फिर 9:20 से मैं फिर से आके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इसे हम बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। इससे आपको क्या होता है ना, कि इससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है मेरे को इस गिवन टाइम इंटरवल में। और उससे आपका माइंड आपको ये ट्रेन करता है धीरे धीरे कि भाई तुम्हारा ये 1 घंटा इस टाइम के लिए है, तुम इसको इस काम को करो। फिर नेक्स्ट जो तुम्हारा आवर है इस टाइम के लिए है। इससे तुम्हारा एक डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है इससे आपकी। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे बढ़ो। आगे हमारा क्या है, देखो मैं यही बोलूँगा कि इन सब के पीछे ना, चाहे तुम कोई भी आ, अपना मेथड अपना लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो ये सारे मेथड आपके बेकार हो जाएंगे। सारे मेथड, कोई भी मेथड काम नहीं आने वाला अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है। ये सब मेथड तभी काम आएगा जब आप कंसिस्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, फिर ये सारे मेथड वेस्ट है, वेस्ट। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज़ द की मेरे भाई। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि 15 घंटे रोज पढ़ो, नहीं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी स्कूल के बाद, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये सफिशियंट है। बट कब? अगर आप ये 2 आवर्स पूरे अपने 7 दिन पढ़ रहे हो, संडे से लेके फिर से संडे से लेके अपने पूरे 7 दिन अगर आप ये पढ़ रहे हो 2-2 घंटे रोज, तभी ये आपके लिए वर्थफुल है। अगर आपने आज पढ़ लिया 2 घंटे, फिर अगले दिन आपने रेस्ट कर लिया, फिर तीसरे दिन रेस्ट कर लिया, फिर ये बेकार है, वेस्ट जाने वाली है आपका टोटल। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट होता है कि भैया कंसिस्टेंट रहें कैसे हम। देखो मैंने पहले ही बता दिया आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। सबसे इफेक्टिव आपका टेक्निक जो है वो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक है। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। ठीक है। आप प्रॉपर शेड्यूल बनाओ कि मेरे को ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है, मेरे को इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और दूसरे दिन इतने घंटे मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। तो ये सबसे इफेक्टिव टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक जो है वो सबसे इफेक्टिव है एंड सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी कंसिस्टेंट रहने में। राइट। अच्छा, दूसरा मेथड मैं बताने वाला हूँ कि कंसिस्टेंट रहने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हो। आप बोलोगे भैया कंसिस्टेंट रहने के लिए एक्सरसाइजेज, दिमाग घूम गया क्या आपका? मैं कह रहा नहीं। देखो ये चीज़ें आपको देखने में छोटी लग सकती हैं, बट बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। आप डेली ना 20 मिनट एक्सरसाइज किया करो। 20 मिनट, बस मैं आपसे 20 मिनट मांग रहा हूँ आपकी लाइफ में से। 20 मिनट आप डेली सुबह में एक्सरसाइज करो। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है। एंड नॉर्मल आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। नॉर्मल एक्सरसाइज में ये नहीं कर रहा हूँ कि आप जिम में चले जाओ और पूरा वेट लिफ्टिंग वगैरह करो, नहीं। लेकिन आप मेडिटेशन जरूर करना, 5 मिनट मेडिटेशन रोज करना। इससे होगा क्या, अगर आप 5 मिनट थ्रू आउट द ईयर आपने कर लिया ना, 365 डेज मेडिटेशन, ये आपके अंदर इतना ज़्यादा प्रभाव डालेगा ना। आप मेरी बात मानो, आप बस 7 दिन के लिए करके देखो। अगर 7 दिन में आपको अपने अंदर कुछ चेंज ना दिखे ना, आप छोड़ देना, मेरे को आके 10 गालियाँ लिख जाना। ठीक है, कि भैया मैंने डेली मेडिटेशन करी 5 मिनट 1 सप्ताह के लिए और मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, अपने आप में कोई चेंज नहीं दिखा। अगर ऐसा हुआ ना, तो मैं तुम्हें ओपन छूट दे रहा हूँ, तो वहाँ के मेरे को कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख के जाना
यार ये इतना इफेक्टिव तरीका है ना, आप मेडिटेशन अगर करते हो इससे आपका माइंड इतना ज़्यादा ट्रेन होता है, आप इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं अपने गोल की तरफ, इतने ज़्यादा अलाइन होते हो ना कि आप सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए मेडिटेशन तो आप 5 मिनट जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब सारी चीज़ें तो हमारी ख़त्म होगी, लेकिन मैं लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब मैं लास्ट में इसका समरी एक तरह से आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। ये एक तरह से आपके लिए क्या है, समरी है, क्योंकि अभी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं हो रही है इस पेन टैप पे, अभी मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, बट होप आप समझ जाओगे। अब मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी। अब समरी क्या होने वाली है, देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको बताया कि आप एक टाइम टेबल बनाएंगे अपना, ठीक है। सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और अपने दीवार पे चिपका लेंगे। टाइम टेबल आप बनाओ एंड अपनी दीवार पे उसे चिपका लो, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप क्या करो कि आपका जो आपने टाइम जो ब्लॉक किया है ना अपनी स्टडी के लिए, आप उस टाइम में ना फ़ोन को तो दूर ही रख दो। फ़ोन अपना ले जाके मम्मी को दे दो या पापा को दे दो, जो भी है घर में, आप उनको दे दो। क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन दे देंगे ना, तो आपके मन में फिर एक डर बन जाएगा, आप बिना मतलब के फ़ोन उनसे नहीं मांगने जाएंगे। अगर वहीं आप फ़ोन अपने पास रखते हैं तो जैसे ही कोई मैसेज आया, आप तुरंत से मैसेज सीन करने चले जाएंगे, ठीक है। और अब अगर आप अपने पास रखना भी चाहते हैं तो आप उसमें डीएनडी लगा के रखो, डीएनडी लगा के रखो, ताकि कोई भी कॉल से मैसेज ना आए, ठीक है। मतलब इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन से बचें, ठीक है। थर्ड जो है, आप कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें। क्या रहने की कोशिश करें, कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट जब रहेंगे ना, आप 2 घंटे डेली पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। अच्छा, चौथा जो आपने शॉर्ट एनालिसिस किया, उसको आप हमेशा देखते रहें, और उसमें आप जो जो नई चीज़ें आती जा रही हैं आपकी लाइफ में, उसको ऐड करते रहें उसमें। शॉर्ट एनालिसिस में अगर आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स बढ़ रही है, कुछ वीकनेस अगर आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उसमें लिखें। और आपसे सबसे पहले ही मैंने बोला था कि आप अपने पेज पे लिख लें कि आपका जो गोल है वो क्या है। आपने मान लीजिए कि लेट से आपने 95% लिख रखा है, आप उसको भी मैं बोलूँगा ना, आप अपने सामने स्टडी टेबल के सामने या फिर दीवार पे आप चिपका दें इसे, और उसे रोज़ ऐसी जगह पे चिपकाएं कि रोज़ आपकी नज़र उस पर एक बार ही पड़ जाए। अब इससे होगा क्या कि आपकी नज़र जब भी 95% की तरफ पड़ेगी ना, आप ये देखेंगे कि अरे भाई, मैंने तो खुद से एक वादा किया हुआ है कि मुझे 95% स्कोर करना है बोर्ड्स में, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कभी डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, तो आपको ये रिमाइंड देगा, ये आपके लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर का काम करने वाला है। अगर आप इसे दीवार पे लगाएंगे ना, ये आपके लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर का काम करने वाला है, ठीक है। तो आप ये करें, शॉर्ट एनालिसिस में जो जो आपको नई चीज़ें आती जा रही है वो ऐड करते जाएं, ठीक है। और डेली एक्सरसाइज तो भाई मेरे आपको करना ही है, और उसमें मेडिटेशन तो आप स्पेशली 5 मिनट डेली करना, ठीक है। आप अपने सिलेबस का एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना कि आपका सिलेबस क्या है। देखो, मैथ्स का जो सिलेबस है ना, वो जो रिड्यूस सिलेबस है, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है। एक एक पॉइंट आपको बता रखा है कि कौन सा एक्सरसाइज डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो अगर आपको चाहे तो आपको वीडियो चेकआउट कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। ऐसे और भी सब्जेक्ट का आप पहले तो आप सिलेबस कंफर्म कर ले कि ये सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब मेन स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको करना क्या है। आपने सिलेबस जान लिया, ठीक, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब आपके स्कूल में वो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, स्कूल वाले आपका वो सिलेबस पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं। आपने स्कूल में ये लेट से आपका पहले दिन आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, केमिकल फर्स्ट चैप्टर अपना केमिकल रिएक्शन वाला। आपको करना क्या, फर्स्ट दिन आपने केमिकल रिएक्शन का चैप्टर पढ़ा, आपके टीचर ने आपको ये पढ़ाया, आपको वहाँ समझ में आया, बहुत अच्छे से आया, आप बहुत खुश हो गए कि यार पहला दिन पहला चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा, अब तो 95% आराम से आ जाएगा, इतना आसान चैप्टर है, ठीक है। आपने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे ना, देखो जो 95% बच्चे हैं, 90 to 95% बच्चे क्या करेंगे कि उन्होंने स्कूल गए, वो उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा, घर आए, बैग फेंका और निकल लिए अपने दोस्तों के साथ। फिर आए, उन्होंने देखा यार पहला दिन था, कोई होमवर्क तो है नहीं, अच्छा चिल करते हैं, चलो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देख लें, मज़ा आएगा बहुत। वैसे भी सीएस के फाइनल में जाने वाली है, तो और भी ज़्यादा धोनी खेलेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। आप इन्हीं चीज़ों से अगर आप बचते हैं ना, तो आप वहीं टॉप के 5% में जाने वाले हो।
ऐसे ही करके। तो आपको क्या करना है कि स्कूल ने आपको पढ़ा दिया पहला चैप्टर, कोई होमवर्क नहीं मिला पहले दिन, लेकिन आपको वो आके चैप्टर अपना खुद से रिवाइज करना है। वो चैप्टर आपको खुद से एक बार ही रीडिंग लगा के लगाना है जो सर ने पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका वो चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया जो सर ने पढ़ाया है। अब आप क्या ट्राई कर रहे हैं ना कि जो आप नेक्स्ट, सर ने बताया होगा कि आप नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं। अब अगले दिन सर ने जैसे आपको पहला पेज पढ़ा दिया, अब सर ने बोला होगा कि सेकंड पेज हम कल पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि सेकंड पेज की ना आप बस रीडिंग लगा के जाओ। समझ तो आपको अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं आ रहा तो बस रीडिंग लगा के जाइए। आप जब रीडिंग लगा के सेकंड पेज का जाएंगे ना, और अगले दिन जब टीचर आपको पढ़ाएंगे, अगले दिन आपको जब टीचर पढ़ाएंगे ना, तो आपको इतनी अच्छे से समझ में आने वाली है ना वो टॉपिक, इतना अच्छा इतना स्मूथ लगेगा कि आपको लगेगा कि यार मैंने ये तो पढ़ रखा है पहले से, ठीक है। तो यही आपको करना है कि पहले आपका स्कूल जो पढ़ा रहे आप उसको पढ़े, घर पे आके उसका प्रॉपर रिवीजन करें, ठीक है। एंड प्रॉपर रिवीजन करने के बाद आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग अच्छे से करें। अच्छा, हमने कंटेंट में ये भी लिख रखा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बताना है, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया नहीं, तो आप परेशान ना हो, मैं वो बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है क्या, अभी देखो अभी आपको इनिशियल डेज में क्या करना है कि जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है या फिर अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप में आते हैं तो पहले एनसीईआरटी आप करें, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करें प्लस एक्सरसाइजेस करें उसके, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी अपना जब सिलेबस जैसे खत्म होगा, आप जैसे जैसे पहला चैप्टर खत्म हुआ उसके साथ पहला चैप्टर का सारा एक्सरसाइज कर लिया आपने, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ, सेकंड चैप्टर खत्म हुआ आपका, आपने उसके सारे एक्सरसाइज कर लिए, फिर थर्ड ऐसे ही सब आपने कर लिया सारा एक्सरसाइज, तो आपका जैसे सिलेबस ओवर हो जाएगा तो आपका सारा एक्सरसाइज तो डन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। तो सिलेबस कंप्लीशन तक तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जानी है। अब आप ये ट्राई करें ना कि पहले तो आप प्रायोरिटी दें कि एनसीईआरटी आपको पूरा करना है। देखो रेफरेंस बुक बहुत लोग बोलेंगे, अगर आपको ऐसा भी लगेगा कि भैया बस एनसीईआरटी करके तो कुछ नहीं होना है, मैं तो साइड में आर एस अग्रवाल लगाऊंगा, साइड में आर डी शर्मा लगाऊंगा, साइड में और एक दो पब्लिकेशन अरिहंत लगाऊंगा। तो देखो आप साइड में लगाना तो स्टार्ट कर दोगे बट कंप्लीट नहीं करोगे। अगर आपने आर डी शर्मा जैसी बुक खोल ली ना, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ आप अभी कह दोगे नहीं भैया आप कैसे कह रहे हो, मैं तो कर लूँगा, पूरा कर लूँगा, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ आप सारे चैप्टर आर डी शर्मा के नहीं करने वाले हो। इसलिए पहले आप एनसीईआरटी सारा करो, ठीक है। एनसीईआरटी आपकी जैसे सिलेबस के साथ ओवर होती है ना, तो आप आर डी शर्मा, अच्छा अब आप देखो अगर आप जैसे साथ साथ एनसीईआरटी कर रहे हैं, अगर आपको डेली फिर भी टाइम मिल रहा है, आपने 4 घंटे अपना एलोकेट किया है पढ़ने के लिए, आपने एनसीईआरटी सारा होमवर्क कर रहे हैं, रिवीजन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल जैसे कोई एक बुक लेना, कोई एक बुक भाई, दोनों नहीं, कोई एक बुक लेना आप, और इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने आपको। आप ये देखो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ना या फिर जो ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी जैसा नहीं है, आप उसको पिक करिए एंड एक उसके लिए आप एक अलग कॉपी बनाना और उसमें आप वो क्वेश्चन करना, ठीक है। अब आप वो जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपने जैसे पहले दिन हार्ड लगा, आपको क्वेश्चन हार्ड लगा, आपने पहले अटेम्प्ट में किया नहीं हुआ, टीचर से हेल्प ली, कैसे कैसे करके आपने वो कर लिया, ठीक है। अब आप उसमें करते जाएंगे और वीकली आप क्या करेंगे कि उस कॉपी को एक बार पलट पलट के देखेंगे। आपको एक वीक के अंदर, जैसे आप एक वीक में जितने भी चैप्टर किए हैं, आप एक बार उस कॉपी को पलट के देखेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन दिया, आप बस एक नज़र मारेंगे उस क्वेश्चंस पे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपका सिलेबस ओवर होगा तो आपकी एनसीईआरटी हो चुकी होगी, आरडी या आरएस अग्रवाल के बहुत ही अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे कॉपी में, और उसका वीकली अगर आप रिवीजन करते आ रहे हैं तो वीकली रिवीजन भी करते चले आएंगे। अब आप देखो वीकली जैसे पहला आपने चैप्टर किया, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आपने एक कॉपी में, पहला वीक आया आपने उसका रिवीजन कर लिया, फिर सेकेंड वीक आया तो आपको फिर शुरू से करना है, फर्स्ट पेज से आपने जहाँ तक किया है उतने का रिवीजन करना है। थर्ड वीक आएगा फिर सारा शुरू से ही करना है। आपको करना क्या, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, आप बस एक बार बस पेज पलट पलट के देख लेना, हाँ ये क्वेश्चन है इसका ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा एट द एंड ऑफ सिलेबस, जब आपके स्कूल में सिलेबस खत्म हो चुका होगा, आपने एनसीईआरटी कर ली होगी, एनसीईआरटी आपका फुल्ली डन होगा, आरडी या आरएस अग्रवाल जो भी आपके स्कूल में लगेगा या फिर जो भी आप अपने एंड पे करने वाले हैं, आपने उसके अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब आपको ये भी समझ अगर नहीं आ रहा हो कि भैया गुड क्वेश्चन क्या है आर डी शर्मा के या फिर आर एस अग्रवाल के, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना,
मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे कमेंट आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना दूंगा, गुड क्वेश्चंस पूरे सारे चैप्टर्स के, मैथ्स के तो मैं बना दूंगा सारे, ठीक है। अच्छा, तो आपके एट द एंड ऑफ द सिलेबस, एट द एंड ऑफ सिलेबस आपका इतना हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उठाने पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज आपको मिल जाएंगे, पी वाई क्यूज की बुक भी मिल जाती है, पी वाई क्यूज की पीडीएफ भी मिल जाती है ऑनलाइन। तो आप पी वाई क्यूज उठाएंगे और एक एक साल का पी वाई क्यूज एक एक दिन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक दिन लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, अब पी वाई क्यूज भी आपके लग गए। अब आपका लास्ट का 1 मंथ बचा, या फिर लास्ट का 1 या 2 मंथ अगर आपके पास बच रहे हैं, अब उसमें आप क्या करने वाले कि आप 5 मिनिमम, ये मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, मिनिमम 5 से 6 आप सैंपल पेपर करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से, लेटेस्ट वाले, ठीक है। अगर आप इतना कर जाते ना मेरे भाई, आपने एनसीईआरटी कर लिया, आरडी शर्मा पूरा नहीं करना है, आर एस अग्रवाल पूरा नहीं करना, आर एस अग्रवाल या आरडी शर्मा की क्वालिटी क्वेश्चंस कर लिया आपने, पीवाई क्यूज लगा लिया, मिनिमम 10 साल का बैक, मिनिमम 10 साल का अगर आपने पीवाई क्यूज लगा लिया ना, एंड 5-6 सैंपल पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 98% के नीचे तो आपका स्कोर रहने ही नहीं वाला। इतना होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, ठीक है। अब आपको ये देखने में आसान लग रहा है भैया, अरे इतना कम चीज़ करने में तो आराम से कर लूँगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, मैं ला दूंगा। तो देखो अभी आपके अंदर ये मोटिवेशन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आग आपके पूरे एंड ऑफ द ईयर तक रहनी चाहिए, अभी से लेके पूरे 365 डेज नेक्स्ट आपके पास यही आग होनी चाहिए, और आप उसी जज्बे के साथ रोज पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं भी आपको अगर लैक ऑफ मोटिवेशन मिलता है ना, तो आप अपने वो पेज जरूर उठाएंगे जिसपे आपने 95 या 98 जो भी परसेंटेज आपने चिपका रखी है, और आपको ये सोचना है कि यार मुझे ये अचीव करना है, मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं रुका ना, फिर ये मेरे डिजायर्ड परसेंटेज जो भी है ना वो कोई और ले जाएगा, और मैं रिजल्ट वाले दिन मुंह देखते रह जाऊंगा अपने पड़ोसी का, ठीक है। तो यही करना आपको, देखो इससे ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई कह रहा ना कि आर डी शर्मा आप पूरा करो, पीवाईक्यू और ज़्यादा करो, सैंपल पेपर 20-30 करो, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप एनसीईआरटी पूरा करते हो, देखो एनसीईआरटी पूरा करो विद रिवीजन करो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया और फिर उसको कभी देखा ही नहीं, तो ये भी आपका वेस्ट जाने वाला है। एनसीईआरटी आप करो, देखो जो स्कूल में पढ़ाया गया पहले वहाँ पढ़ लो, फिर आके उसका रिवीजन करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, आर डी शर्मा का क्वालिटी क्वेश्चंस कर लो, बस कुछ गिने चुने एक चैप्टर में 10 से 20 क्वेश्चन होंगे बस क्वालिटी क्वेश्चन के नाम पे, वो कर लो, पीवाई क्यूज कर लो आप, एंड लास्ट के मंथ में आप सैंपल पेपर कर लेना 5 से 6, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाना, आप फोड़ के आओगे आप फोड़ के, ठीक है। आपको 98% लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यार इसी होप के साथ कि आप अपने डिजायर्ड परसेंटेज के लिए आप ये सारी चीज़ें करोगे, मैं इस वीडियो को यही एंड करूंगा, एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो भी पेन पेपर पे लिखा है ना, आप ट्राई करना कि वो पेपर आपसे घूमे ना, आप वो पेपर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, अपने सामने वाली दीवार पे चिपका लेना, क्योंकि अगर आपका वो पेपर गुम हुआ ना, जो 95 98 जो भी आपने डिजायर्ड परसेंटेज चिपका रखी है, अगर वो पेपर आपका गुम होता है, अगर आप इतने केयरलेस हो कि आपसे वो पेपर नहीं संभाला जा रहा है, फिर आप अपने डिजायर्ड परसेंटेज क्या ही संभालोगे। देखो ये वर्ड तुम्हें थोड़ी सी हार्श लग सकती है, मैं इसलिए थोड़ी हार्श लग सकती है क्योंकि मैं कोई पार्शियलिटी रखना नहीं चाहता, मैं अपने छोटे भाई बहन की तरह तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ तुमसे कहीं भी किसी भी तरह की चूक हो, ठीक है। तो उसे आप चिपकाना जरूर, एंड आपने पेन पेपर पे जो भी एनालिसिस करी, जो जो चीज़ें मैंने लिखवाई आप अपने अगर वो लिखा है और आप उसे संभाल के रखते हो, और आपको जब भी कोई दिक्कत आती है एक बार वो पेपर पे जाते हो और देखते हो, तो भाई आपको ये अपनी डिजायर्ड परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलो यार इसी के साथ एंड करते हैं अपना वीडियो, एंड मैं तो यही तुमसे उम्मीद रखूँगा कि आप बहुत ही अच्छा करोगे, एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइज। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से सुना, एंड जिसने भी सुना अच्छे से उसको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, जरूर से मिलेगा, ठीक है। तो यही ख़त्म करते हैं अपने वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। ऐसा नहीं है कि जीलस मत हो जाना अपने फ्रेंड्स से यार, और ये वीडियो शेयर मत करना, ऐसा नहीं करना तुम, ठीक है।
तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी ना, मेरी मोटिवेशन का सोर्स तो वही है। एंड लाइक करके जरूर जाना अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। एंड कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर से कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू ऑल, लव यू, बाय बाय।